बच्चों, आपको आज हम बताएंगे ओम का नियम। इसके पहले अनुगमन वेग, श्रांति काल, अनुगमन वेग और धारा में संबंध, ये सब बताया जा चुका है। ओम का नियम सन 1828 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने विभिन्न चालकीय पदार्थों के सिरों पर विभवांतर लगाकर उनमें प्रवाहित वैद्युत धारा का अध्ययन किया और विभवांतर एवं धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे ओम के नियम से जाना जाता है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, भौतिक अवस्था कहने का मतलब हुआ ताप, दाब आदि, अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। पुनः एक बार इसको ध्यान से सुनिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, भौतिक अवस्था कहने का मतलब हुआ टेम्परेचर, ताप, दाब आदि और भी आते हैं भौतिक अवस्था में, अपरिवर्तित रहे तो उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात विभवांतर V प्रोपोर्शनल I, जहां भी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर है और उस चालक में प्रवाहित धारा है, V प्रोपोर्शनल I या V इक्वल टू IR, जहां R एक नियतांक है, R एक नियतांक है, नियतांक यानी अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यदि V और I में ग्राफ खींचा जाए, ये प्रवाहित धारा I x अक्ष पर अगर हमने और y अक्ष पर विभवांतर V, ग्राफ खींचने पर यह एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यहां पर समीकरण से यानी सूत्र से स्पष्ट है, यानी V अपान I का अनुपात एक नियतांक होता है। V और I का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे ही कहा जाता है चालक का प्रतिरोध। ये है आपके ओम का नियम। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, अर्थात अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अब ये देखिए, एक चालक PQ है जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। जब चालक के सिरों पर
विभवांतर लगाते हैं तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग vd से धारा के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। हमने ये माना चालक के प्रति एकांक आयतन में, चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। कहने का मतलब एकांक आयतन 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिरों पर विभवांतर V लगाने पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू V/L। ये पहले बताया जा चुका है। चालक की लंबाई L है तो V विभवांतर सिरों पर लगाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू V/L। चालक में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर चालक में उपस्थित प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत वैद्युत बल, कार्यरत वैद्युत बल F इक्वल टू QE सूत्र से, चूंकि इलेक्ट्रॉन है, F इक्वल टू E, जहां E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, द्रव्यमान m हो तो वैद्युत बल के कारण, तो वैद्युत बल के कारण उत्पन्न त्वरण, उत्पन्न त्वरण A इक्वल टू F/m, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, F बराबर ma, A इक्वल टू F/m। F की वैल्यू यहां से आप रख दीजिए, इक्वल टू हो गया स्मॉल e कैपिटल E अपान m। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन निरंतर धन आयनों से टकराते रहते हैं, धन आयनों से टकराते रहते हैं। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच का लगा समय, यानी जिसे हम क्रांतिकाल कहते हैं, टाउ हो, तब किन्हीं दो भी क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग में
ए टाउ की वृद्धि होगी। दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय जो हो वो टाउ हो, यानी श्रांति काल टाउ हो, तो टक्करों के बाद उनमें ए टाउ की वृद्धि होगी, क्योंकि त्वरण हो जाएगा। यदि एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक ऊष्मीय वेग U1, U2, U3 डॉट डॉट UN हो तथा श्रांति काल टाउ सेकेंड के बाद वेग V1, V2, V3 डॉट डॉट Vn हो, उस स्थिति में V1 बराबर हो जाएगा U1 प्लस ए टाउ। टाउ यहां पर श्रांति काल। V2 बराबर हो जाएगा U2 प्लस ए टाउ। उसी प्रकार से V3 इक्वल टू हो जाएगा U3 प्लस ए टाउ डॉट डॉट Vn इक्वल टू Un प्लस ए टाउ। यही इनका जो औसत अनुगमन वेग Vt कहलाता है। इन्हीं वेगों का औसत वेग अनुगमन वेग Vt कहलाता है। इस प्रकार इन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट प्लस Vn अपान n। अब V1, V2, V3 इन सब की हम वैल्यू रख देते हैं। इक्वल टू हो गया U1 प्लस ए टाउ प्लस U2 प्लस ए टाउ प्लस U3 प्लस ए टाउ प्लस डॉट डॉट प्लस Un प्लस ए टाउ अपान n। अब यहां पर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट U1 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट प्लस Un अपान n प्लस यहां पर ए टाउ प्लस ए टाउ
प्लस ए टाउ प्लस डॉट डॉट प्लस एन बार पूरे के अपान एन। अब यहां देखिए, इसके पहले हमने बताया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। यानी आपका ये हो गया U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट UN अपान n इक्वल टू 0। यानी इसकी जगह हम 0 लिख सकते हैं। पहले बताया गया था, इसके पहले यह औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। अब यहां पर आपका अनुगमन वेग Vd इक्वल टू हो गया ए टाउ ए टाउ ए टाउ n बार इसको जोड़ा गया तो n इंटू ए टाउ n इंटू ए टाउ। टाउ का मतलब श्रांतिकाल अपान n। n से n आपका कैंसिल हो गया। अनुगमन वेग Vd बराबर आपका हो गया Vd इक्वल टू ए टाउ। अब यहां पर चूंकि A इक्वल टू इसके पहले हमने निकाला था A इक्वल टू E अपान M, तो यहां पर A की वैल्यू हम रख दें तो Vd इक्वल टू हो गया अनुगमन वेग Vd इक्वल टू A की वैल्यू हो गई E कैपिटल E टाउ अपान M। ये वैद्युत क्षेत्र के पदों में एक सूत्री, चूंकि E इक्वल टू V बाई L शुरू में सिरों के यानी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू V बाई L। अब इसी सूत्र में हम Vd इक्वल टू हो गया यानी अनुगमन वेग Vd इक्वल टू E की जगह V बाई L E V टाउ अपान M L। E की जगह इसी समीकरण में हमने V बाई L रख दिया। अब आप जानते हो अनुगमन वेग और धारा में संबंध का सूत्र हमने अभी पहले बताया था। Vd इक्वल टू हो था अनुगमन वेग और धारा में संबंध Vd इक्वल टू I अपान ANE। Vd इक्वल टू I अपान ANE। अब यहां Vd की जगह हम रख सकते हैं I अपान ये अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध के सूत्र से I अपान ANE इक्वल टू EV टाउ अपान ML। अब I को इधर ले जाए हम यानी V अपान I इधर चला गया
यम एल यहां पर आ गया इक्वल टू यम एल अपान ए एन, इसका इसमें गुणा ए एन ई स्क्वायर टाउ, ए एन ई स्क्वायर टाउ। यही जो आप देखिए v अपान आई, एम भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी नियत है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन भी नियत है, चार्ज भी नियत है और स्थिरांतिकाल भी नियत है। यही जो हो गया आपका कांस्टेंट यानी नियतांक, या v अपान आई इक्वल टू आर, जहां आर की वैल्यू, जहां आर इक्वल टू एम एल अपान ए एन ई स्क्वायर टाउ, v अपान आई इक्वल टू आर। यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। इस प्रकार से हम अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति